एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस के एक और नई कक्षा में। आज की इस कक्षा में अच्छे अधिगम अनुभवों को तैयार करने की मानदंड से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अच्छे अधिगम अनुभवों को तैयार करने के लिए मानदंड में सबसे पहले आपके उद्देश्य आधारित, ठीक है, और पाठ से संबंधित होने चाहिए। अधिगम अनुभव है निर्धारित पाठ्यक्रम के संबंध में तैयार किए जाने चाहिए। आयु के आपके अनुरूप होने चाहिए। छात्रों की विशिष्ट आयु वर्ग की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली होनी चाहिए, ठीक है। रुचि पैदा करने वाले होने चाहिए। अधिगम अनुभवों को छात्रों में निरंतर रुचि पैदा करनी चाहिए ताकि अनुभव में उनकी पूर्ण आपकी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। क्षमता और प्रेरणा, तो अच्छे अनुभव अधिगम अनुभव के लिए आपके उद्देश्य के आधारित, पाठ्यक्रम से संबंधित, आयु के अनुरूप, रुचि पैदा करने वाले, क्षमता और प्रेरणा पर आपके विशेष रूप से ध्यान रखने तैयार किया जाना चाहिए। वांछित पर आपकी प्रतिक्रिया है, स्थानीय जो वातावरण है उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। ये शायद चीज़ें हमने अपनी जो पिछली क्लास थी उसमें देख लिया था। तो अब यहाँ पर आगे देखते हैं अधिगम अनुभवों की योजना बनाना, प्लानिंग लर्निंग आपकी एक्सपीरियंसेस। अधिगम अनुभवों की क्या है योजना बनाने, कैसे बनाओगे। अधिगम अनुभवों की आपकी योजना बनाते समय ये जो बिंदु हैं इन बिंदुओं को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले अधिगम अनुभव ऐसे होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, सरल से जटिल की तरफ पहले सरल अनुभव कराने चाहिए, फिर आपके सिंप्लिसिटी से लेकर कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ना चाहिए, ठीक है। ऐसी स्थितियाँ प्रदान करें जिससे पहले वैचारिक समझ, ठीक है, विकसित हो और उसके बाद ज्ञान और समझ और अंततः सीखने के अनुप्रयोग इस तरह आपके तक पहुंच सके। तो ऐसी स्थितियाँ प्रदान करें, पहले वैचारिक समझ, उसके बाद ज्ञान और समझ, ठीक है, और अंततः सीखने के अनुप्रयोग स्तर तक आपके पहुँचे। इस तरह से व्यवस्थित हो कि वे वांछित प्रतिक्रिया प्रदान करें। इस तरह से क्या व्यवस्थित हो कि वे वांछित प्रतिक्रिया प्रदान करें। तो इस तरह से व्यवस्थित करना पड़ेगा कि वांछित जो प्रतिक्रिया हम चाहते हैं वैसी प्रदान करें। अधिकांश आपके वांछित व्यवहार को प्रदान करें और उसे सुदृढ़ करें। जो हम वांछित व्यवहार चाहते हैं वो प्रदान करें और उसी को ही आपके रेनफोर्स यानी कि सुदृढ़ करें। अधिकतम संभव सीमा तक छात्रों की भागीदारी आपकी सुनिश्चित करें। अधिकतम क्या है, संभव सीमा जहां तक हो सके छात्रों की भागीदारी है वो सुनिश्चित की जा सके। सीधे वांछित लक्ष्यों से जुड़े हो, तो सीधे क्या वांछित जो लक्ष्य हैं उन वांछित लक्ष्यों से क्या हो, जुड़े हो, ठीक है ना। जो गोल्स जो आपकी वांछना है उनसे जुड़े होने चाहिए। स्कूल के तत्काल आपके वातावरण में उपलब्ध सुविधाओं के अनुरूप व्यवस्थित होना चाहिए। अधिगम अनुभव ऐसे होने चाहिए, उनकी बात करी। पाठ के विभिन्न चरण देखो, तो प्राथमिक चरण देखते हैं अपन। तो पाठ के प्राथमिक चरण में गतिविधियों को दृश्य तैयार करने, रुचि पैदा करने, विषय का परिचय देने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो इंटेल फेज होता है जो आपके प्रारंभिक चरण के नाम से जानते हैं। इसमें गतिविधियों को दृश्य तैयार करना, आपके रुचि पैदा करने, विषय का परिचय देने के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए। द्वितीय चरण आपके सेकंड फेज है। इसके अंतर्गत यह पाठ योजना का मुख्य भाग है। इसमें मुख्य अधिगम अनुभव शामिल होने चाहिए जो छात्रों की सूचना की क्या है प्रक्रियाओं को जोड़ते और उनका ध्यान बनाए रखते हैं। जबकि शिक्षक प्रश्न पूछता है, नए कौशल या अवधारणा पर चर्चा करता है। तो द्वितीय चरण में पाठ योजना का मुख्य भाग होता है और जिसमें मुख्य अधिगम अनुभव शामिल होने चाहिए और जो छात्रों को सोचने की प्रक्रिया को जोड़ते हैं और उनका ध्यान बनाए रखते हैं। जबकि शिक्षक प्रश्न पूछता है और नए कौशल या अवधारणा पर चर्चा करता है। अंतिम चरण देखिए, तो इस अंतिम चरण में आपके इसमें शिक्षक सीखने के परिणामों के बारे में छात्रों की समझ का आकलन और समीक्षा करता है। तो आकलन और समीक्षा करने का, लर्निंग आउटकम्स का ये काम अंतिम चरण में होता है। ये पाठ के विभिन्न चरण देखे, प्रारंभिक, सेकेंडरी एंड फिर है फाइनल फेज। फिर है तीसरी, गतिविधियों की उपयोगिता। यद्यपि गतिविधियों की विविधता महत्वपूर्ण है लेकिन प्रत्येक गतिविधि सीखने के लिए उपयुक्त होनी चाहिए। गतिविधियों की विविधता छात्रों को अलग अलग आपकी क्या है तरीकों से सीखने का अवसर प्रदान करती हैं जिससे वे प्रभावी ढंग से कौशल विकसित कर सकते हैं। साथ ही इसका मतलब यह नहीं कि हर पाठ में गतिविधियों की विविधता होनी चाहिए। यह विशेष विषय वस्तु की क्या है जटिलता और छात्रों की क्या है क्षमता और रुचि पर निर्भर करता है। उसी के अनुसार आपकी क्या गतिविधियाँ चयनित की जाती हैं। अब हम देखते हैं 8वां अपने चरण आता है असाइनमेंट का। तो पाठ योजना के अंत में पाठ की समीक्षा या सारांश के बाद असाइनमेंट किया जाता है। पाठ योजना के अंत में पाठ की समीक्षा और सारांश के बाद, ठीक है,
यह छात्रों द्वारा कक्षा कक्ष के बाहर घर पर या हॉस्टल में किए जाने वाले अभ्यास या समस्याएं होती हैं असाइनमेंट में। पाठ की योजना बनाते समय असाइनमेंट की लंबाई, प्रकार और प्रकृति के बारे में निर्णय लिया जाना चाहिए। असाइनमेंट का उद्देश्य गणित में गतिविधियां प्रदान करना है, तो उद्देश्य में गणित में क्या गतिविधियां प्रदान करना है। समस्याएं और अभ्यास सामान्यीकरण को लागू करने, गणितीय कौशल के विकास के लिए बुनियादी आपके एल्गोरिदम का अभ्यास करने के लिए एक संदर्भ प्रदान करते हैं। किसी भी कक्षा में क्षमताओं, पढ़ने की गति, रुचियों अरुचियों को ध्यान में रखते हुए एक विभेदित असाइनमेंट, डिफरेंशिएटेड आपके असाइनमेंट होना चाहिए। और असाइनमेंट शिक्षकों के लिए छात्रों की उपलब्धि के बैरोमीटर के रूप में कार्य करता है। जो असाइनमेंट होते हैं शिक्षकों के लिए छात्रों की जो उपलब्धि होती है, उपलब्धि के बैरोमीटर के रूप में कार्य करते हैं। शिक्षक असाइनमेंट का उपयोग छात्रों के लिए एक नैदानिक आपके उपकरण के रूप में कर सकते हैं। असाइनमेंट का क्या है, आपके नैदानिक उपकरण के रूप में यूज करता है शिक्षक। अब बात करते हैं अधिगम के लिए आंकलन। आंकलन शिक्षण और सीखने का एक अभिन्न अंग है। किसका? शिक्षण का भी और सीखने का भी। एक पाठ की योजना में उन आंकलन सामग्रियों को आपकी तैयारी शामिल हैं जो छात्रों का मूल्यांकन उन निर्देशनात्मक उद्देश्यों के आधार पर आपके करती हैं जो शिक्षक के द्वारा निर्धारित किए गए हैं और जिन्हें पाठ के अंत में प्राप्त किया जाता है। देखो, आंकलन शिक्षण और सीखने की एक अभिन्न अंग होता है और एक पाठ की योजना में उन आंकलन सामग्रियों को तैयारी शामिल है जो छात्रों का मूल्यांकन उन निर्देशात्मक उद्देश्यों के आधार पर करती हैं जो शिक्षक के द्वारा क्या है निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें पाठ के अंत में प्राप्त किया जाना है, उनका होता है आंकलन। आंकलन पाठ के 3 चरणों में हो सकता है। पाठ के प्रारंभिक चरण में शिक्षक छात्रों के पूर्व अपेक्षित ज्ञान का मूल्यांकन करता है ताकि ये ज्ञान जान सके कि छात्र सीखने की प्रक्रिया में अगले चरण पर जाने के लिए तैयार है या नहीं, या उससे छात्रों के द्वारा अनुभव की जा रही किसी भी गलतफहमी या समस्याओं को दूर करने के लिए पूर्व अपेक्षित ज्ञान को दोहराने की आवश्यकता है। तो पहले चरण में पूर्व अपेक्षित जो ज्ञान है उसका मूल्यांकन किया जाता है ताकि ये जान सके कि छात्र सीखने की प्रक्रिया में अगले चरण पर जाने के लिए तैयार है या नहीं है। उससे छात्रों के द्वारा अनुभव की जा रही किसी भी गलतफहमी या समस्याओं को दूर करने के लिए क्या है, पूर्व अपेक्षित ज्ञान को दोहराने की आवश्यकता है। दूसरा चरण है, इसमें छात्रों को पूछे गए प्रश्न, उदाहरण, गैर उदाहरण का उपयोग, व्यवहारिक गतिविधियां जैसे अन्वेषण या समस्या समाधान की स्थितियां शिक्षक को फीडबैक देती हैं। ये छात्रों की आयु, क्षमता और के अनुसार सीखने के लक्ष्यों और उपयोगिताओं, शिक्षण विधियों और प्रभावशीलता और उपयोग के लिए आपके उपयोग किए गए जो संसाधनों के बारे में बहुमूल्य जानकारी देने का काम सेकेंडरी चरण में आपके होता है। अंतिम चरण में पाठ की समीक्षा करते समय प्रश्न छात्रों को पाठ में शामिल आपके नई अवधारणाओं और कौशलों को सुदृढ़ करने में मदद करता है। अंतिम चरण जो पाठ की समीक्षा करते समय आपकी क्या प्रश्न छात्रों को पाठ में शामिल जो नई अवधारणाएं और कौशल है उसको सुदृढ़ करने में मदद करता है। ये आपके प्रमुख रूप से आकलन पाठ के आपके 3 चरण हमने देखे। दैनिक पाठ योजना एवं इकाई योजना में डिफरेंस क्या है, अंतर की बात करें तो इकाई योजना का स्वरूप, आपकी प्रकृति, विषय वस्तु की प्रकृति तथा शिक्षण उद्देश्यों पर आधारित होती हैं। दैनिक पाठ योजना किसी एक शीर्षक के आधार पर बनाई जाती हैं। तो इकाई योजना का स्वरूप है, प्रकृति है, विषय वस्तु की प्रकृति और शिक्षण उद्देश्यों पर आपके आधारित होती हैं। ये सारे एक साथ आपकी इकाई में बट गए, ठीक है। तो यहाँ पर प्रकृति है एक जैसी, तो इनको एक साथ में ऐड किया। दैनिक पाठ योजना होती है ये किसी एक शीर्षक के आधार पर बनाई जाती हैं, लेकिन दैनिक योजना सिर्फ एक अपने शीर्षक पर बनाई जाती हैं। दैनिक पाठ योजना इकाई योजना का अंग है। जो इकाई योजना है, इस इकाई योजना का ही दैनिक पाठ योजना क्या है, अंग है। दैनिक पाठ योजना अध्याय के किसी एक शीर्षक अथवा खंड को पढ़ाने के लिए एक क्लास के लिए बनाई जाती है, दैनिक पाठ योजना कहते हैं। जबकि इकाई योजना एक संपूर्ण इकाई को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है, जिसमें एक इस बात पर योजना बनाई जाती है कि संपूर्ण इकाई को कितने शीर्षकों के अंतर्गत कितने क्लासों में किस किस दिन पढ़ाया जाना जाएगा, ये चीज़ इसके अंतर्गत ऐड होती है। इकाई योजना में पाठ्य वस्तु के उचित संगठन को महत्व दिया जाता है, जबकि दैनिक पाठ योजना में आपके पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर महत्व दिया जाता है। तो उस पर संगठन पर महत्व दिया जा रहा है, तो इस पर प्रस्तुतिकरण पर महत्व दिया जा रहा है। इकाई योजना उद्देश्य पर आधारित अथवा रुचि पर आधारित अथवा आवश्यकता पर आधारित हो सकती है। इकाई योजना उद्देश्य पर आधारित या रुचि पर आपके आधारित या फिर आवश्यकता पर, जबकि दैनिक पाठ योजना उपयुक्त तीनों तथ्यों का समावेश करती है। तो वो सिर्फ किसी एक पर देखो, उद्देश्य हो, चाहे रुचि हो या फिर आवश्यकता, लेकिन ये तीनों पर कौन है, दैनिक पाठ योजना। दैनिक पाठ योजना निर्धारित समय के क्लास के अनुरूप बनाई जाती हैं, जबकि इकाई योजना अध्याय या संपूर्ण इकाई को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती हैं। दैनिक पाठ योजनाएं निर्धारित समय के क्या है, क्लास के अनुरूप बनाई जाती है, जबकि इकाई योजना अध्याय और संपूर्ण इकाई को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। क्लियर, ठीक है।
नेक्स्ट है अपनी हर्बर्ट की पाठ योजना उपागम। सर्वप्रथम जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट जर्मन शिक्षाविधि पेस्टोलॉजी के लिए शिष्य और पाठ योजना के जनक थे। पाठ योजना के क्या है? जनक। कक्षा के शिक्षण के लिए विषय वस्तु प्रस्तुत करने की एक विधि दी। जो कक्षा के शिक्षण है उस शिक्षण के लिए विषय वस्तु प्रस्तुत करने की क्या है? एक विधि दी, जिसे हर्बर्ट की पाठ्य योजना कहा जाता है। यह योजना परंपरागत मानव व्याख्या सिद्धांत पर आधारित है। ये क्या है? परंपरागत आपके मानव व्याख्या सिद्धांत पर आधारित है। हर्बर्ट के मुख्यतः विशेषताएं देखें उपागम की, तो हर्बर्ट की पाठ्य योजना सबसे प्राचीन होने के कारण सभी पाठ्य योजना की जननी कहलाती हैं। ओके, इसमें मुख्य मुख्य बल आपके विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर दिया जाता है। प्रस्तुतिकरण इंपॉर्टेंट है। इसमें पाठ्य का प्रस्तुतिकरण इस तरह होना चाहिए कि इसका इंद्रिय आपके प्रत्यक्षरण बालकों को हो जाए, और इसलिए यहाँ सहायक सामग्री पर बल दिया जाता है। साथ ही साथ आपकी पाठ्य वस्तु को छोटी छोटी इकाइयों में प्रस्तुत किया जाए, जो आपस में क्या है? तार्किक रूप से संबंधित हो। यह विषय वस्तु आपके केंद्रित होता है, सब्जेक्ट मैटर ओरिएंटेड होता है। स्मृति स्तर के शिक्षण पर अधिक ध्यान केंद्रित या बल दिया जाता है। जब जो भी क्या है पाठ बालक के समक्ष प्रस्तुत किया जाए वह पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। बालक अनुभव द्वारा ज्ञान अर्जन करता है, ये बात कहते हैं। तो स्मृति स्तर के शिक्षण पर अधिक ध्यान देना चाहिए, बल दिया जाना चाहिए। जो भी पाठ बालक के समक्ष प्रस्तुत किया जाए वह पूर्व ज्ञान पर आपके आधारित हो। बालक अनुभव द्वारा ज्ञान अर्जन करता है। ये दृष्टिकोण सीखने के लिए संचित सिद्धांत है पर आधारित है। दृष्टिकोण सीखने के लिए संचित सिद्धांत पर आपके आधारित है। यह इस सिद्धांत के अनुसार ज्ञान बाहर से दिया जाता है, धीरे धीरे संचित होता जाता है। यदि नया ज्ञान पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ाया जाए तो अधिक आपकी क्या है? प्रभावशाली होगा। 4 पद थे आपके। एक है स्पष्टता, दूसरा है संबंध, तीसरा है व्यवस्था, चौथा है विधि। विषय वस्तु या तथ्यों को छात्रों के सम्मुख स्पष्टता से रखना, यह सबसे पहला आपके पद रहेगा। स्पष्टता, क्लियरनेस। सेकंड संबंध, एसोसिएशन है, यह प्रस्तुत की गई जाने वाली पाठ्य वस्तु का छात्र के पूर्व ज्ञान से क्या होना चाहिए? संबंध होना चाहिए। व्यवस्था, प्रस्तुत किए जाने वाले ज्ञान को क्रमबद्ध रूप से देना चाहिए। चौथी बात विधि, छात्र द्वारा अर्जित ज्ञान को वास्तविक जीवन में क्या है? अच्छी विधि से द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। हर्बर्ट के शिष्य टी जिलर के ने प्रथम पद आपकी स्पष्टता को प्रस्तावना या प्रस्तुतिकरण में क्या है? विभक्त किया। टी जिलर है, इनके शिष्य हैं। इन्होंने क्या है? स्पष्टता को प्रस्तावना या प्रस्तुतिकरण में विभक्त किया। अन्य शिष्य वे विल्हेम रीन या राइन ने उद्देश्य कथन नाम दिया। तो जिलर ने तो प्रस्तावना या प्रस्तुतिकरण, और जिलर ने क्या है? फिर राइन ने क्या है? नया नाम दे दिया आपके उद्देश्य कथन। इस प्रकार आपके हर्बर्ट के पाठ योजना में 5 पद हो गए। इस कारण से इसे पंचपदीय पाठ योजना कहा जाता है। ठीक है, देखो नया पद देते हैं उद्देश्य आपके कथन। ये कौन है? विलेहेम रीन, ठीक है, राइन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, उन्होंने तो सिर्फ स्पष्टता को प्रस्तावना या प्रस्तुतिकरण जिलर ने नाम दिया था। 5वां पद ये जोड़ है, इसलिए पंचपदीय पाठ योजना नाम पड़ता है। हर्बर्ट उपागम के 5 पद होते हैं। पहले 5 पदों में देखो, पहला सबसे पहले प्रस्तावना या उद्देश्य कथन या तैयारी। देखो प्रस्तावना द्वारा शिक्षक शिक्षार्थी का ध्यान अपने मनोज संसार से हटाकर कक्षा को नवीन परिस्थितियों के प्रति क्या करता है? आकर्षित करता है। नए ज्ञान की प्राप्ति के तैयार करता है। बच्चों को नए ज्ञान प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित करता है। मोटिवेट करना इस चरण का उद्देश्य रहता है। छात्रों के मन को नया ज्ञान ग्रहण करने के लिए तैयार किया जाता है। शिक्षक को यह जानना होता है कि छात्रों को संबंधित विषय के बारे में पहले से क्या जानकारी है, ताकि पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान में क्या है? संबंध स्थापित कर सके। इस चरण के दौरान अध्यापक ये कार्य करता है, पूर्व ज्ञान की जांच करता है। छात्रों में क्या है? जिज्ञासा उत्पन्न करना, कुशलतापूर्वक प्रश्न पूछना,
पाठ के सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य बताना। तो पूर्व ज्ञान की जांच करना, छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न करना, कुशलतापूर्वक प्रश्न पूछना, पाठ के सामान्य व विशिष्ट उद्देश्य बताना। इस चरण में शिक्षक को छात्रों से उनके पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछने चाहिए। छात्रों को यह महसूस कराना चाहिए कि उनका ज्ञान अधूरा है और वे इससे संबंधित नया ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। यदि छात्रों के उत्तर संतोषजनक न हो तो शिक्षक को पाठ के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से घोषित करने चाहिए। ये क्या, प्रस्तावना या उद्देश्य कथन या तैयारी, प्रिपरेशन। सेकंड आपका रहेगा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, तैयारी पहला हो गया, फिर प्रस्तुतिकरण। इस खंड में पाठ योजना की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। इस चरण में छात्रों के समक्ष नई अधिगम सामग्री प्रस्तुत की जाती है। सीखने में छात्रों की सहायता की जाती है। इस चरण में छात्रों के नया विचार या ज्ञान इस प्रकार प्रदान किया जाता है कि वह उनके पूर्व ज्ञान से जुड़ सके। वास्तव में ये चरण शिक्षण की प्रारंभिक प्रक्रिया है। शिक्षक पूरे पाठ को अपनी सुविधा अनुसार 2 या 3 खंडों में विभाजित करता है और फिर भागों में पढ़ाता है। शिक्षण को रोचक बनाने के लिए शिक्षक विभिन्न आपके शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है और विकासात्मक प्रश्न पूछता है। ये प्रस्तुतिकरण का हिस्सा रहता है और इस चरण में शिक्षक कुछ प्रमुख शिक्षण सिद्धांतों का पालन करता है, जैसे सरल से कठिन चीज़ें पढ़ाता है, आगमन से आपके निगमन की ओर बढ़ता है और ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है, क्योंकि आगमन विधि देखने को मिलती है पहले। प्रस्तुतिकरण में निम्नलिखित आपकी गतिविधियां शामिल होती हैं। छात्रों की आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त उदाहरण और शिक्षण सामग्री का प्रयोग। शिक्षक और छात्रों की सहभागिता से प्रश्नोत्तर पद्धति द्वारा विषय वस्तु का विकास। छात्रों की समझ की क्षमता के अनुसार उपयुक्त उदाहरणों का उपयोग करना। शिक्षक के द्वारा विशेष विषय वस्तु का संचार और प्रस्तुतिकरण इसमें शामिल रहने वाला है। 3 मुख्य विशेषताएं होती हैं प्रस्तुति की। एक निश्चितता, एक पूर्व अनुमानितता, एक स्पष्ट ज्ञान संचार। इस चरण में शिक्षक को पाठ के उद्देश्यों, छात्रों के संरचनात्मक स्तर और कक्षा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा आता है तुलना और संबद्धता। प्रस्तुत की जाने वाली पाठ्य वस्तु का छात्र के पूर्व ज्ञान से तुलना और संबद्धता और भेद किया जाता है। यह माना जाता है कि ज्ञान ईंटों की तरह एक के ऊपर एक नहीं रखा जाता, बल्कि यह एक वृक्ष की तरह बढ़ता है। यह रचनात्मक प्रक्रिया के माध्यम से कुछ नया ज्ञान छात्रों द्वारा स्वयं खोजा और निर्मित किया जाता है। ये तुलनात्मक और संबद्धता के अंतर्गत आता है। चौथा, सामान्यीकरण या निष्कर्ष। पुराना नाम है व्यवस्था। यह चरण सामान्यता आपकी धारणा तक पहुंचने या आवश्यक निष्कर्ष निकालने से संबंधित है। छात्रों को सामान्य नियमों, सिद्धांत, सूत्रों को स्थापित करने में सहायता मिलती है। पाठ समाप्त होने के बाद कुछ निष्कर्ष अवश्य निकाल दिए जाते हैं। निष्कर्षों के आधार पर आपके कुछ सामान्य सिद्धांत बनाए जाते हैं और इन्हें सामान्यीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। सामान्यीकरण की प्रक्रिया छात्रों की सहभागिता से करानी चाहिए ताकि गहराई से सोच सके और कल्पना शक्ति का विकास हो सके। तो छात्रों का सहयोग बहुत ज़रूरी है कि उनकी कल्पना शक्ति विकसित हो, जो चीज़ें उन्होंने पढ़ी हैं उनके बीच में उनके बारे में सिद्धांत बना सके। इस चरण में शिक्षक ऐसे अवसर उत्पन्न करता है जिससे छात्र नए विचारों की समानता को पहचान सके। तो इस चरण में क्या है, शिक्षक ऐसे विचार उत्पन्न करते हैं। कैसे विचार? ऐसे विचार जिसमें छात्र नए विचारों की समानता को पहचान सके। शिक्षक इस प्रक्रिया के दौरान आवश्यक निर्देश भी प्रदान कर सकता है। इस चरण में शिक्षक ऐसे अवसर उत्पन्न करता है छात्र नए विचारों की समानता को पहचान सके। शिक्षक इस प्रक्रिया के दौरान आवश्यक निर्देशन भी प्रदान कर सकता है। 5वां, प्रैक्टिस, अभ्यास या अनुप्रयोग, एप्लीकेशन। इस चरण में छात्रों को प्रदान किए गए ज्ञान को आपके अवसर मिलता है स्थायी बनाने का, जिससे छात्र इस ज्ञान को दैनिक जीवन में उपयोग में लेने के योग्य बन सके या विशिष्ट परिस्थितियों में ज्ञान को प्रयुक्त कर सके। सीखी गई जानकारी को नए संदर्भ में प्रयुक्त करके उनका अभ्यास और सुदृढ़ीकरण किया जाता है। शिक्षक ऐसी परिस्थितियाँ या समस्याएं उत्पन्न करता है जिसमें छात्र स्मरण किए गए जो तथ्यों को क्या है उपयोग में ला सके। ये इसके अंतर्गत आता है। ऐसी परिस्थितियाँ या समस्याएं उत्पन्न करता है जिसमें छात्र स्मरण किए गए जो तथ्य हैं उनको उपयोग में ला सके। भारतीय पाठ्य योजना। भारतीय पाठ्य योजना के अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे मैसूर की पाठ्य योजना। RCM रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। ठीक है, इस पाठ्य योजना का प्रतिपादन NCERT के रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर के प्रोफेसर HR दवे के द्वारा किया गया। अतः इसे NCERT उपगम भी कहा जाता है। ये पाठ्य योजना पूर्व की पाठ्य योजना से अधिक श्रेष्ठ है क्योंकि इस प्रक्रिया में उद्दीपन पर अनुक्रिया के स्थान पर मानसिक योग्यता के विकास पर बल दिया जाता है। इस प्रक्रिया में उद्दीपन पर अनुक्रिया के स्थान पर क्या है, मानसिक योग्यता के विकास पर बल दिया जाता है। इस पाठ्य योजना में ब्लूम
ब्लूम के शिक्षण उद्देश्यों के वर्गीकरण का भी प्रयोग किया गया है, लेकिन ज्ञानात्मक पक्ष के केवल ज्ञान, बोध और प्रयोग शिक्षण के उद्देश्यों को ही लिया गए हैं। और शेष एक को क्या है, सृजनात्मक उद्देश्य, जिसमें संश्लेषण, विश्लेषण और मूल्यांकन में शामिल किया गया है। इस प्रकार पाठ्य योजना के 4 शिक्षण उद्देश्य और 17 मानसिक योग्यताओं का विकास किया जाता है। 4 + 17 का विकास किया जाता है। HR दवे के अनुसार ज्ञान, प्रत्यस्मरण और प्रत्यभिज्ञान, बोध जिसमें संबंध देखना, उदाहरण देना, भेद करना, वर्गीकरण करना, व्याख्या करना, पुष्टि करना, सामान्यीकरण, ये बोध के अंतर्गत आएंगे। प्रयोग में तर्क करना, परिकल्पना स्थापित करना, निष्कर्ष आपके प्राप्त करना, पूर्व कथन करना, ये प्रयोग में। सृजनात्मक में विश्लेषण और संश्लेषण, मूल्यांकन। NCM के पाठ योजना के चरण। यह उपागम शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगी यह उपगम शिक्षा के क्षेत्र में प्रणाली उपगम के उपयोग पर आधारित है। इसमें प्रणाली तीनों पदों पर प्रयोग किया जाता है। तीनों पदों का, जिसमें आपके अदा, आगत, प्रक्रिया, प्रोसेस, प्रदा मतलब निर्गत। आगत इनपुट, प्रक्रिया प्रोसेस, प्रदा निर्गत आउटपुट। इस आपके अदा में, आगत में, इस पद के अंतर्गत प्रस्तुत पाठ के शैक्षिक उद्देश्य को ठीक प्रकार से निर्धारित एवं स्पष्टीकरण किया जाता है, अर्थात प्रस्तावना। यह प्रस्तुतिकरण पद से मेल खाता है, उसे प्रोसेस, प्रक्रिया कहते हैं। प्रदा, ये वास्तविक अधिगम परिणामों का मूल्यांकन करने का प्रयास किया जाता है। इसका संबंध मूल्यांकन अवस्था से है। दूसरा, NCERT द्वारा एक और पाठ योजना का निर्माण HR श्रीवास्तव एवं JP सूरी के निर्देशन में किया गया। NCERT द्वारा एक और पाठ योजना का निर्माण HR श्रीवास्तव एवं JP सूरी के निर्देशन में किया गया। इन्होंने विभिन्न विद्यालयों के विषयों के शिक्षक उद्देश्यों पर कार्य किया और ज्ञानात्मक पक्ष के ज्ञान, बोध और प्रयोग और भावात्मक पक्ष के अभिरुचि और अभिवृत्ति और मनोशारीरिक या क्रियात्मक पक्ष के कौशल शिक्षण उद्देश्यों को लेते हुए इस पाठ्य योजना का प्रतिपादन किया। और NCERT की पाठ्य योजना 6 शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त किया: ज्ञान, बोध, प्रयोग, कौशल, अभिरुचि और अभिवृत्ति, ये 6 दिए। कौशल, अभिरुचि, अभिवृत्ति, डन। ग्लोवेरियन उपागम, नेक्स्ट। इस उपागम का प्रतिपादन AHT ग्लोवर। इसके अनुसार पाठ्य योजना निर्माण के 4 पद होते हैं। पहला प्रश्न पूछना, दूसरा चर्चा या विचार गोष्ठी, तीसरा अन्वेषण या खोजबीन और चौथा अभिव्यक्ति या विद्यार्थियों की क्रिया। ये आपके ग्लोवर के अनुसार है। पहले प्रश्न पूछा, क्वेश्चनिंग, डिस्कशनिंग, इन्वेस्टिगेशन एंड लास्ट एक्सपीरियंस ऑन प्यूपिल एक्टिविटीज। ओके, नेक्स्ट है ब्लूम का मूल्यांकन का उपागम। ब्लूम ने त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया। उद्देश्य का पहले निर्धारण, अधिगम, अनुभव और व्यवहार में परिवर्तन, इन तीनों को ब्लूम का मूल्यांकन का उपागम माने गए हैं। अमेरिकन उपागम में प्रतिपादन रॉबर्ट मेगर और मिलर ने किया। मेगर, मिलर, इसलिए इसे मेगर मिलर उपागम भी कहते हैं। इससे शिक्षण अधिगम उद्देश्य को प्राथमिकता दी। शिक्षण के अधिगम जो उद्देश्य हैं उनको प्राथमिकता देते हुए इस पाठ्य योजना के उपागम इस प्रकार से निम्नलिखित विशेषता ही है। ये अधिगम उद्देश्य को प्राथमिकता देते हैं, बाल केंद्रित हैं, छात्र द्वारा सक्रिय रहते हैं। व्यवहार उद्देश्य मूल्यांकन की प्रक्रिया प्रणाली कहा जाता है। शिक्षक का कार्य केवल समुचित अधिगम परिस्थितियां पैदा करना है जिससे छात्र क्या है, सीख सके। जॉन डीवी और किलपैट्रिक उपागम योजना है। ये पाठ योजना का आधार परियोजना आपके प्रोजेक्ट वर्क को माना है किसका, जॉन डीवी और किलपैट्रिक जो योजना है, योजना उपागम इसके अंतर्गत। तो ये प्रमुख रूप से चीज़ें रहने वाली हैं इसके अंतर्गत। नेक्स्ट हम मूल्यांकन की तरफ बढ़ेंगे। तो इसका हम बताते हैं शिक्षण की योजनाएं हैं, ये हमने देखी, जिसमें इकाई और पाठ योजना ही थी। तो इसका समय इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।